हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है सन्नाटे के पीछे की आग। शहर के बीचों बीच बने एक पुराने से मकान में वर्मा परिवार रहता था। बाहर से देखने पर यह मकान उतना ही आम लगता था जितना बाकी घर, मगर भीतर कदम रखते ही वहां का माहौल किसी पुराने ज़ख्म की तरह भारी और चुप्पी से भरा महसूस होता था। इस घर के मुखिया थे रघुनंदन प्रसाद वर्मा, जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी थे। 50 साल की नौकरी के बाद उन्होंने अपने जीवन को एक अनुशासन और कठोरता में ढाला था। शायद इसी कारण घर के बाकी सदस्य उनकी उपस्थिति में हमेशा सिमटे सिमटे रहते थे। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी पूरे घर की देखभाल करती थीं, मगर उनके मन की थकान अक्सर उनकी आंखों से झलक जाती थी। वर्मा परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा अशोक शादीशुदा था और उसकी पत्नी कविता अपने ससुराल में रहते हुए भी कभी पूरी तरह अपना नहीं बना पाई थी। छोटा बेटा मनोज अभी नौकरी की तलाश में था और ज्यादातर समय अपने कमरे में किताबों के साथ बिताता। बेटी नीरा सबसे छोटी थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद विवाह योग्य मानी जा रही थी। घर में सब लोग एक साथ रहते थे, मगर आपस की बातचीत सिर्फ जरूरत भर की होती। जैसे हर किसी ने अपने दिल पर कोई भारी बोझ रखा हो और उस बोझ को साझा करने का साहस किसी में न हो। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण सुबह से। रसोई में सुमित्रा देवी चाय बना रही थीं और कविता उनके साथ सब्जी काट रही थी। बाहर आंगन में रघुनंदन जी अखबार खोले बैठे थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था। मनोज देर तक सोया रहता था और नीरा अपनी किताबों में खोई रहती थी। यह घर चलता तो था, मगर उसकी दीवारों में अपनापन और हंसी की गूंज सुनाई नहीं देती थी। कविता की जिंदगी सबसे कठिन थी। शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर उसने अब तक यह घर अपने लिए घर जैसा महसूस नहीं किया। ससुर का अनुशासन, पति अशोक की बेरुखी और सास की चुप्पी उसके दिल पर बोझ डालते रहते। अशोक दफ्तर से लौटकर ज्यादातर समय दोस्तों या मोबाइल पर बिताता। पत्नी से बातचीत करना उसे जरूरी नहीं लगता। कविता कई बार कोशिश करती कि वह अपने मन की बात कह सके, लेकिन हर बार उसका स्वर उसके गले में ही दब जाता। नीरा, जो घर की सबसे छोटी थी, अक्सर कविता से बातें कर लेती। दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था और नीरा अपनी भाभी के दर्द को कुछ कुछ समझती थी। मगर नीरा भी अपने पिता की सख्ती से डरती थी। घर का माहौल ऐसा था कि कोई भी खुलकर अपनी बात नहीं रख पाता था। धीरे धीरे यह चुप्पी रिश्तों पर असर डालने लगी। मनोज को लगता कि बड़े भाई अशोक को हर फैसले में प्राथमिकता दी जाती है और उसका कोई महत्व नहीं है। नीरा सोचती कि उसकी शादी भी उसी तरह तय कर दी जाएगी जैसे घर के बाकी फैसले लिए जाते हैं, बिना उसकी राय पूछे। सुमित्रा देवी अपने पति की आदतों को समझती थीं, मगर अब उन्हें भी लगता था कि इस घर की खामोशी सबको भीतर से तोड़ रही है। एक दिन सुबह का वाकया इस चुप्पी को तोड़ गया। अशोक और कविता के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। आवाज इतनी ऊंची थी कि पूरे घर में सुनाई दी। अशोक ने गुस्से में कहा कि वह रोज रोज के तानों से तंग आ चुका है, जबकि कविता रोते हुए कह रही थी कि वह कभी किसी से अपनी परेशानी कह भी नहीं पाती। यह झगड़ा पहली बार इतना बढ़ा कि रघुनंदन जी अखबार छोड़कर कमरे से बाहर आ गए। उनका चेहरा और ज्यादा कठोर हो गया। उन्होंने अशोक को डांटा और कविता को चुप रहने का आदेश दिया। बात वहीं थम गई, लेकिन उस दिन के बाद घर का बोझ और भी बढ़ गया। नीरा ने देखा कि भाभी अपने कमरे में रोती रही, मगर कोई भी उनके पास ढांढस बंधाने नहीं गया। मनोज ने चुपचाप अपनी किताबें समेट लीं और सोचने लगा कि इस घर में शायद कभी सुकून नहीं आएगा। धीरे धीरे रिश्तों में दरार इतनी गहरी होने लगी कि हर कोई अपने अपने कोने में सिमटने लगा। मगर कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि यह खामोशी ही असली बीमारी है, और यही बीमारी एक दिन पूरे परिवार को तोड़ देगी। अशोक और कविता का झगड़ा भले ही उस दिन थम गया था, लेकिन उसकी गूंज पूरे घर में रह गई थी।
हर कोई अपनी अपनी तरह से इस झगड़े को महसूस कर रहा था। रघुनंदन जी को लगा कि घर का अनुशासन ढीला पड़ रहा है। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई ऊंची आवाज में बात करे, चाहे वह बहू ही क्यों न हो। सुमित्रा देवी के मन में अपनी बहू के लिए सहानुभूति थी, लेकिन पति के डर से उन्होंने कभी खुलकर उसका पक्ष नहीं लिया। कविता को महसूस होने लगा कि इस घर में उसकी कोई जगह ही नहीं है। 5 साल से उसने समझौते किए, अपने मन की हर इच्छा दबाई, मगर फिर भी उसे कोई अपनापन नहीं मिला। उसके दिल में अब कड़वाहट पनपने लगी थी। वह अक्सर अकेली बैठकर अपने मायके के दिनों को याद करती। वहां उसे प्यार, हंसी और अपनापन मिलता था। यहाँ सब कुछ था, पैसा, सुविधा, बड़ा मकान, मगर रिश्तों में गर्मजोशी नहीं थी। अशोक अपनी पत्नी की भावनाएं समझने के बजाय उसे ही दोष देता। उसे लगता कि कविता हमेशा शिकायत करती रहती है और घर का माहौल बिगाड़ती है। नौकरी के दबाव और पिता की उम्मीदों के बोझ के कारण वह खुद चिड़चिड़ा हो चुका था। कई बार वह दोस्तों के बीच जाकर सुकून खोजता, मगर घर लौटते ही तनाव फिर सामने खड़ा हो जाता। मनोज, जो अब तक चुप रहता था, धीरे धीरे भीतर ही भीतर बगावत महसूस करने लगा। उसे लगता कि बड़े भाई को सब कुछ मिल जाता है, पिता का समर्थन, जिम्मेदारी और अधिकार, जबकि वह सिर्फ घर की चारदीवारी में कैद है। नौकरी की तलाश में असफलता और घर के तनाव ने उसे और भी बेचैन कर दिया। नीरा को भी लगता था कि उसकी जिंदगी का फैसला उसके बिना ही कर लिया जाएगा। वह चुप रहती, लेकिन अंदर से टूटने लगी थी। इसी बीच एक दिन ऐसा आया जब कविता ने पहली बार सास सुमित्रा देवी के सामने अपना दर्द बयान किया। वह रोते हुए बोली, माँ जी, मैं यहाँ परायों की तरह जी रही हूँ। न पति बात करते हैं, न पिताजी मुझे बेटी समझते हैं। मुझे लगता है जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं। सुमित्रा देवी का दिल पसीज गया। उन्होंने बहू को गले लगाया, मगर तुरंत बाद डर से उनका चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बिटिया, मैं सब समझती हूँ, मगर तेरे ससुर के सामने कुछ बोल नहीं सकती। इस घर को वैसे ही चलाना होगा जैसा वो चाहते हैं। कविता को पहली बार लगा कि शायद उसकी सांस भी अंदर से टूटी हुई है, मगर वह जानती थी कि सिर्फ चुप्पी से कुछ नहीं बदलने वाला। कुछ ही हफ्तों बाद घर में नई हलचल शुरू हुई। नीरा के विवाह का प्रस्ताव आया। रिश्तेदारों के जरिए एक अच्छे घर का रिश्ता पहुंचा। रघुनंदन जी को यह प्रस्ताव पसंद आया और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। नीरा से इस बारे में पूछा तक नहीं गया। उसे सिर्फ यह कहा गया कि तेरे लिए अच्छा घर देखा है, तू चुपचाप मान जा। नीरा के दिल में आग लग गई। उसने सोचा कि यह वही घर है जहां उसकी राय कभी मायने नहीं रखी। वह कविता के कमरे में जाकर रोने लगी। कविता ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर नीरा के शब्द चुभते चले गए। भाभी, आपकी तरह मेरी भी जिंदगी यहाँ बिना पूछे तय कर दी जाएगी। हम औरतें शायद सिर्फ दूसरों की मर्जी पूरी करने के लिए पैदा हुई हैं। उस दिन पहली बार नीरा और कविता ने एक दूसरे के दुख साझा किए। दोनों को एहसास हुआ कि इस घर में उनकी तकलीफें अलग अलग होते हुए भी कहीं न कहीं एक जैसी थीं। मनोज इस सब को देख रहा था। उसे लगा कि घर की औरतें धीरे धीरे दबाव में घुट रही हैं और वह खुद भी उस घुटन का हिस्सा बन चुका है। एक रात उसने अपने दोस्त से कहा, शायद मैं भी एक दिन इस घर से भाग जाऊं। यहां रहकर किसी का चैन नहीं है। इसी बीच रिश्तों की दरार और गहरी होती गई। अशोक और कविता का झगड़ा अब रोज का हिस्सा बन गया। कभी छोटी बातों पर तकरार, कभी चुप्पी में छिपा गुस्सा, दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। नीरा की शादी की तैयारियों ने माहौल और भारी बना दिया। रघुनंदन जी अपनी इज्जत और परंपरा को बनाए रखने में लगे रहे, मगर घर के भीतर की टूटन उन्हें भी धीरे धीरे अकेला करने लगी। शादी की तारीख तय हो गई। रिश्तेदार आने लगे। घर में चहल पहल तो थी,
लेकिन नीरा के चेहरे की उदासी हर किसी को चुभ रही थी। कविता ने कई बार चाहा कि वह ससुर से खुलकर कहे कि नीरा की राय पूछी जाए, मगर उसमें साहस नहीं था। शादी के दिन सब कुछ बाहर से भव्य दिखा। रिश्तेदारों ने खुशी जताई, संगीत रस्में सब पूरी हुई, मगर नीरा की आंखों में आंसू थे। वह अपने नए घर की दहलीज पर खड़ी होकर सोच रही थी, क्या मेरी जिंदगी भी मेरी भाभी की तरह एक बोझ बन जाएगी। वर्मा परिवार में शादी के बाद फिर वही चुप्पी लौट आई, मगर अब यह चुप्पी और भी गहरी और खतरनाक थी। कविता का दर्द, नीरा की उदासी और मनोज की बगावत, ये सब मिलकर एक तूफान की तरह धीरे धीरे पनप रहे थे। नीरा की शादी को 2 महीने हो चुके थे। वह अपने ससुराल में चली गई थी, लेकिन उसके दिल में जो उदासी थी वह कभी किसी से छिपी नहीं रही। शादी के बाद जब वह पहली बार मायके लौटी तो उसकी आंखों की थकान कविता ने तुरंत पहचान ली। नीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी मुस्कान बहुत खोखली थी। जब दोनों अकेली हुई तो नीरा फूट फूट कर रो पड़ी। भाभी, मैं हर दिन घुट रही हूं। यहां जैसे आप पर दबाव है, वैसे ही वहां मुझ पर है। मुझसे हर काम की उम्मीद की जाती है, मगर मेरी इच्छाएं कोई नहीं सुनता। लगता है जैसे हम औरतें सिर्फ आदेश मानने के लिए हैं, हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। कविता ने नीरा को गले लगाया। उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसे महसूस हुआ कि उसका दर्द अब नीरा के साथ बंट गया है। मगर इस बंटने से बोझ हल्का नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। घर की हालत भी नीरा के जाने के बाद नहीं सुधरी थी। अशोक और कविता के बीच झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। अशोक देर रात घर लौटता, कभी दोस्तों के साथ, कभी काम का बहाना बनाकर। कविता का गुस्सा अब उसकी खामोशी में बदलने लगा था। वह हर दिन वही काम करती, वही नियम निभाती, मगर मन में एक ज्वालामुखी दबा था। मनोज का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा। एक दिन उसने पिता से कह दिया, पिताजी, आप हमेशा अशोक भैया की ही सुनते हैं। मुझे लगता है मैं इस घर में पराया हूं। मेरी मेहनत, मेरी तकलीफ किसी को दिखाई ही नहीं देती। रघुनंदन जी का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने गुस्से में कहा, जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं होते तब तक बड़े बड़े बोल मत बोलो। घर के नियम सबके लिए एक जैसे हैं। मनोज चुप हो गया, मगर उसका गुस्सा भीतर ही भीतर सुलगने लगा। उसने ठान लिया कि जैसे ही नौकरी मिलेगी वह इस घर को छोड़ देगा। उसे अब यह मकान कैदखाना लगने लगा था। सुमित्रा देवी दोनों बेटों और बहू को देखती तो उनका दिल दुखता, मगर वह हमेशा चुप रहीं। उनके दिल में बार बार यही सवाल उठता, क्या परिवार सिर्फ नियमों और अनुशासन से चलता है? क्या अपनापन और समझदारी की कोई जगह नहीं? धीरे धीरे घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि छोटे छोटे काम भी भारी लगने लगे। खाने की मेज पर अब शायद ही कोई साथ बैठता। हर कोई अपने कमरे में अकेला खाने लगा। बातचीत इतनी कम हो गई कि घर की दीवारें भी सन्नाटे से गूंजने लगीं। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। कविता अचानक बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आया और डॉक्टर ने कहा कि यह थकान और मानसिक तनाव का नतीजा है। जब वह बिस्तर पर पड़ी थी तो उसने पहली बार अशोक से कहा, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो याद रखना, मेरी सबसे बड़ी बीमारी तुम्हारी बेरुखी थी। अशोक उस पल चुप रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी को कितना नजरअंदाज किया है। मगर सालों की दूरी ने उसके लिए तुरंत कुछ बदलना मुश्किल बना दिया। मनोज ने यह सब देखा और उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपनी मां से कहा, मां, अगर यही हाल रहा तो यह घर टूट जाएगा। यहां कोई खुश नहीं है, सब बस जी रहे हैं। सुमित्रा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैं सब देख रही हूं, मगर तेरे पिताजी के सामने मेरी भी आवाज दब जाती है।
मुझे डर है कि कहीं यह घर वाकई बिखर न जाए। उस रात कविता ने नीरा को फोन किया। उसने धीरे धीरे अपनी हालत बताई। नीरा ने सुना और कहा, भाभी, आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। अगर हम औरतें चुप रहीं तो हमेशा कुचली जाएंगी। मैं भी अब अपने ससुराल में धीरे धीरे बोलना शुरू कर रही हूं। कविता के भीतर उम्मीद की एक किरण जगी। उसने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। चाहे कुछ भी हो, वह अपनी जगह है और अपने अधिकार के लिए खड़ी होगी। कविता की बीमारी ने पूरे घर को हिला तो दिया, लेकिन सचमुच बदलाव की शुरुआत तब हुई जब उसने बिस्तर से उठते ही तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। उसने पहली बार अपने पति अशोक से स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर तुम मुझे अपनी पत्नी मानते हो तो मेरी भावनाओं को भी जगह दो, वरना यह रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाएगा। अशोक ने उसकी आंखों में देखा। वहां सालों की पीड़ा और थकान जमा थी। उसका दिल भर आया, मगर वह तुरंत कुछ कह नहीं पाया। उस रात वह देर तक जागता रहा और पहली बार सोचा कि क्या वह सचमुच पत्नी के साथ अन्याय करता रहा है। मनोज भी अब अपने गुस्से को दबा नहीं पा रहा था। एक दिन उसने पिता रघुनंदन जी से बहस कर दी। वह बोला, पिताजी, घर का अनुशासन जरूरी है, लेकिन अगर प्यार और सम्मान न हो तो अनुशासन बोझ बन जाता है। आपने हम सबको इतना बांध दिया है कि हम जी ही नहीं पा रहे। यह सुनकर रघुनंदन जी का चेहरा सख्त हो गया, मगर इस बार सुमित्रा देवी ने बीच में कदम रखा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हाँ रघुनंदन जी, बेटा सही कह रहा है। इस घर की चुप्पी अब हमें खा रही है। हम सब बस नियम निभा रहे हैं, जी नहीं रहे। यह सुनकर पहली बार रघुनंदन जी चुप हो गए। उनका चेहरा झुका और आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था अनुशासन से घर संभलता है, मगर शायद मैं भूल गया कि घर प्यार से भी चलता है। उस पल पूरे परिवार का माहौल बदल गया। अशोक ने कविता से माफी मांगी और धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। यह आसान नहीं था, मगर शुरुआत हो चुकी थी। मनोज ने तय किया कि वह अब पिता से दूर भागने के बजाय अपने मन की बात खुले शब्दों में कहेगा। नीरा, जो अपने ससुराल में भी घुट रही थी, उसने भी एक दिन अपने पति से कह दिया, अगर मुझे अपनी राय रखने की जगह नहीं मिली तो यह रिश्ता निभाना मेरे लिए नामुमकिन होगा। उसके पति ने भले ही पहले हैरानी जताई, मगर बाद में नीरा की सख्ती से प्रभावित हुआ। कविता ने अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास महसूस किया। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी नहीं, हर औरत की लड़ाई है, अपने अस्तित्व और सम्मान की। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो, वह खुद को खोने नहीं देगी। कुछ ही महीनों में वर्मा परिवार में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। खाने की मेज पर सब साथ बैठने लगे। बातचीत बढ़ी, हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। रघुनंदन जी अब कोशिश करते कि बच्चों की राय पूछें। सुमित्रा देवी ने भी अपने मन की बातें खुलकर कहना शुरू कर दिया। अशोक और कविता का रिश्ता अब नया रूप लेने लगा। वह दोनों फिर से दोस्त की तरह बातें करने लगे। मनोज को नौकरी मिल गई और उसने यह खुशी सबसे पहले अपने परिवार के साथ बांटी। नीरा जब मायके आती तो देखती कि उसका घर अब सचमुच घर जैसा लगने लगा है। हालांकि सब कुछ पूरी तरह बदल जाना आसान नहीं था। कई बार पुराने गुस्से और आदतें फिर सिर उठाती, मगर अब फर्क यह था कि चुप्पी की जगह बातचीत ने ले ली थी, और यही बातचीत रिश्तों को फिर से जोड़ने लगी। आखिरकार कविता ने एक दिन सोचा, यह घर अब भी वही है, वही लोग, वही दीवारें, मगर फर्क यह है कि अब इसमें आवाजें हैं, हमारी आवाजें। और शायद यही किसी टूटे रिश्ते का सबसे बड़ा इलाज है। वर्मा परिवार की कहानी यह साबित करती है कि रिश्ते चुप्पी से नहीं, संवाद से बचते हैं। अनुशासन जरूरी है, पर प्यार और सम्मान के बिना वह जंजीर बन जाता है। जब हर कोई अपनी आवाज बुलंद करता है
और एक दूसरे को सुनना सीखता है, तभी घर सच में घर बनता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।